जादुई 5 मखमली गाउन। बहुत समय पहले शरीफापुर नाम के एक गांव में चांदनी अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। चांदनी ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी। अब वो एक सरकारी कॉलेज में पढ़ा करती थी। चांदनी की छोटी बहन पूजा 11वीं कक्षा में थी। बहुत समय पहले ही एक बीमारी के कारण उनके पिता की मौत हो गई थी। पिता के मौत के बाद से उनके घर की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। तब से ही उनकी माँ ने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके अपना घर संभाला था। दोनों बहनें अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है। अरे चांदनी और पूजा, आज तुम्हें उठना नहीं है क्या? सूरज सर पर चढ़ गया है। अपनी माँ की आवाज सुन चांदनी तो उठ जाती है, लेकिन पूजा नहीं उठती। चांदनी पूजा को उठाते हुए कहती है, पूजा, मम्मी कब से आवाज लगा रही है, उठ जा। लेकिन दीदी, आज तो संडे है, संडे वाले दिन तो सोने दिया करो। पागल, रोज मम्मी ही घर का काम करती है, क्योंकि हमें कॉलेज और स्कूल जाना पड़ता है। इसलिए कम से कम छुट्टी वाले दिन हमें मम्मी की मदद करनी चाहिए। क्योंकि तू खुद ही सोच, मम्मी घर में भी काम करती है और मम्मी को बाहर भी काम करना पड़ता है। चांदनी की ये बातें सुनकर पूजा भी उठ जाती है। फिर दोनों बहनें मिलकर फटाफट नाश्ता बनाती है और घर का सारा काम भी कर देती है। यह देखकर उनकी माँ बहुत खुश होती है। अरे वाह, आज तो तुम दोनों बहनों ने कमाल ही कर दिया। इतनी जल्दी सारा काम कर दिया। हाँ माँ, वो इसलिए क्योंकि रोज घर का काम तो आप ही करती हो। आज संडे था और हमारी छुट्टी थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम घर का काम कर दे। अच्छा किया तुमने, क्योंकि आज वैसे भी मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बदन दुख रहा है। अरे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आपको हमें पहले बताना चाहिए था ना। आज आप काम पर नहीं जाएंगी। अरे पागल, इतनी भी कोई ज्यादा तबीयत खराब नहीं है। मैं काम पर जा सकती हूँ। नहीं माँ, मैंने मना कर दिया ना। आज जब काम पर नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी। आज आपकी जगह मैं और पूजा काम पर चले जाएंगे। चांदनी के बहुत जिद करने पर उसकी माँ मान जाती है। उसके बाद चांदनी और पूजा अपनी मम्मी की जगह पर काम पर चली जाती है, जिनके यहाँ पूजा और चांदनी की माँ काम करती थी। उनकी बेटी पूजा के स्कूल में ही पढ़ती थी। जब उसने पूजा को अपने घर में काम करते हुए देखा तो वो हैरान हो गई और उसने पूजा से कहा, अरे पूजा, तू यहाँ मेरे घर पर क्या कर रही है? अरे अंजलि, तू, ये तेरा घर है? हाँ, ये मेरा घर है। ओह, वो क्या है ना, मेरी माँ यहाँ पर काम करने आती है। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह पर मैं और मेरी बहन यहाँ आए हैं। अच्छा जी, इसका मतलब तो शीला आंटी की बेटी है, एक काम वाली की बेटी। जुबान संभाल कर बात कर अंजलि। तुझे मुझे जो बोलना है बोल, लेकिन मेरी माँ को काम वाली मत बोल, समझी? अच्छा जी, काम वाली को काम वाली नहीं बोलेंगे तो क्या महारानी बोलेंगे? मैं तो बार बार बोलूंगी, तेरी मम्मी काम वाली, तेरी मम्मी काम वाली, तेरी मम्मी काम वाली। पूजा को अंजलि पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अंजलि को खिंचाकर थप्पड़ मार देती है, जिस कारण अंजलि जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर मालकिन और चांदनी दोनों वहाँ पर आ जाती हैं। तब अंजलि अपनी माँ से पूजा की शिकायत करती है। तब मालकिन कहती है, ये क्या बदतमीजी है पूजा, तुमने मेरी बेटी को थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि आपकी बेटी मेरी मम्मी को बार बार काम वाली कह रही थी। अंजलि बेटा, ये गलत बात है। अपने से बड़े लोगों को इस तरह नहीं कहते। और पूजा, तुम, अगर अंजलि ने कुछ गलती की तो तुम उसकी शिकायत मुझसे आकर करती ना। तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? हाँ पूजा, मालकिन बिल्कुल सही कह रही है। अगर अंजलि ने कोई गलती की तो तुझे मालकिन से जाकर कहना चाहिए था, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने अपनी गलती मान ली, मुझे अच्छा लगा। चलो, अब तुम दोनों अपने अपने काम पर लग जाओ और अंजलि, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अंजलि को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी माँ ने पूजा को ज्यादा डांट नहीं लगाई। वो अपने मन में पूजा से बदला लेने का सोचने लगती है। उस दिन काम करके पूजा और चांदनी घर चले जाते हैं। अगले दिन जब पूजा स्कूल जाती है तो अंजलि अपने बेंच पर खड़ी होकर पूरी क्लास से कहती है,
तुम लोग एक बात जानते हो गाइस, ये जो पूजा है ना, मेरे यहाँ जो काम करने वाली आंटी आती है उनकी बेटी है ये। और तुम जानते हो, कल तो ये मेरे घर काम करने आई थी। अंजलि की बात सुनकर पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है और कोई भी बच्चा पूजा के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होता, जिस कारण पूजा को जमीन पर बैठना पड़ता है। पूजा बहुत उदास हो जाती है। छुट्टी होने के बाद वो अपने घर जाती है। उसे उदास देखकर उसकी बहन चांदनी उससे पूछती है, क्या हुआ पूजा, इतना उदास क्यों लग रही है? फिर पूजा चांदनी को सारी बात बताती है। सारी बात जानने के बाद चांदनी कहती है, गरीबी का मजाक सब बनाते हैं पूजा। आज के जमाने में गरीब होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। मुझे भी अपने कपड़ों के कारण कॉलेज में लड़कियों के ताने सुनने पड़ते हैं। कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। दीदी, फिर हमें कुछ करना चाहिए। हम इस तरह गरीबी में अब और अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। माँ अकेले क्या क्या करेंगी। मुझे लगता है हम दोनों बहनों को मिलकर कुछ करना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। तू सही कह रही है पूजा। दोनों ये बात कह ही रही थी कि तभी उनकी गली से एक गाड़ी अनाउंसमेंट करते हुए जाती है, सुनो सुनो सुनो, हमारे एरिया में एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा लड़कियां इस कंपटीशन में भाग ले सकती हैं। जीतने वाले को पूरे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा और रनर अप आने वाली लड़की को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिसको भी अपना नाम लिखवाना है वो तुरंत अपना नाम गांव के चौराहे पर जो कैंप लगा है वहां लिखवा ले। ये अनाउंसमेंट सुनकर दोनों बहनों की आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक उठती है और दोनों फटाफट जाकर अपना नाम लिखवा आती है। उस कंपटीशन में अंजलि ने भी अपना नाम लिखवाया था। पूजा और चांदनी नाम लिखवाकर घर आ जाती है। घर आने के बाद चांदनी पूजा से कहती है, पूजा, हमने नाम तो लिखवा लिया है, लेकिन रूल के हिसाब से हमारे पास 5 बहुत सुंदर ड्रेस होनी चाहिए, जैसे कि गाउन। लेकिन गाउन वगैरह तो बहुत महंगे आते हैं। इतने सारे गाउन हम कैसे खरीदेंगे? हाँ दीदी, ये तो है। तो अब क्या करें? एक काम करते हैं, मैं अपना नाम कटवा लेती हूँ। कंपटीशन में सिर्फ तू ही भाग ले। तेरे गाउन का इंतजाम हम दोनों मिलकर कर लेंगे और इस बारे में हम माँ से भी बात करेंगे। ठीक है दीदी, जैसा आपको सही लगे। दोनों बहनें आपस में बातचीत करके अपनी माँ के आने का इंतजार करती हैं। जब उनकी माँ घर आती है तो चांदनी अपनी माँ को सारी बात बताती है। तब चांदनी की माँ कहती है, बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने हमारे बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखा था। तुम उनसे गाउन खरीद लेना। मेरा दिल कह रहा है कि कंपटीशन हमारी पूजा ही जीतेगी। माँ की ये बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है, क्योंकि उनकी एक परेशानी थी, वो भी दूर हो चुकी थी। लेकिन भगवान को उन दोनों बहनों की खुशी मंजूर कहाँ थी। अगले दिन जब शीला काम पर गई तो सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से उसकी एक टांग टूट गई। शीला को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो डॉक्टर ने बहुत सारे पैसों की मांग की। शीला ने जो पैसे इकट्ठा कर रखे थे उसे वो पैसे डॉक्टर को देने पड़े। अब उन दोनों बहनों की एक आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। मुझे माफ कर दो बेटियों, मैंने जो भी पैसे बचा रखे थे वो सब मेरे पैर में लग गए। अब मैं तुम्हें गाउन नहीं दिला पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, आपकी सेहत से ज्यादा हमारे लिए कंपटीशन जीतना नहीं है। पहले आप हो, फिर दुनिया की कोई भी चीज है। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। चांदनी और पूजा अपनी माँ का पूरी तरीके से ध्यान रखती है। शाम होने पर दोनों बहनें अपने आंगन में बैठी होती है। कहीं ना कहीं उन्हें दुख तो हो ही रहा था। पूजा चांदनी से कहती है, दीदी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है अपने आप कुछ बुरा हो जाता है? तू सही कह रही है पूजा, लगता है भगवान को हमारी खुशियाँ मंजूर ही नहीं है। ऐसा कहकर दोनों बहनें उदास होकर शांत बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत परी प्रकट होती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम दोनों बहनें क्यों उदास हो और मैं यहाँ तुम्हारी उदासी का निवारण लेकर ही आई हूँ। पूजा के कंपटीशन के लिए तुम्हें 5 गाउन चाहिए ना? मैं तुम्हें 5 जादुई मखमली गाउन देती हूँ, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और वो सभी गाउन जादुई होंगे, इसलिए तुम्हारी हर इच्छा को भी पूरी करेंगे।
ऐसा कहकर परी वहां पर 5 मखमली गाउन प्रकट करती है और वहां से गायब हो जाती है। दोनों बहनें हैरानी से एक दूसरे को देख रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि एक पल में ये सब क्या हो गया। दीदी, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? क्या सच में अभी परी आई थी और उसने हमें ये जादुई 5 मखमली गाउन दिए हैं? हाँ पूजा, ये सच है। इसका मतलब अब हमें कंपटीशन जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सभी गाउन जादुई हैं। तो मैं इनसे ये इच्छा भी मांग सकती हूँ कि कंपटीशन मैं ही जीतूं। एक पल में ही दोनों बहनों की उदासी खुशी में बदल गई। दोनों ने गाउन उठाया और घर में जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। शीला भी बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद कंपटीशन वाला दिन आया। पूजा ने जादुई गाउन से इच्छा मांगी कि कंपटीशन वही जीते, और ऐसा ही हुआ। पूजा ने हर राउंड में अपना जलवा दिखाया और वो विनर हो गई। उसको ट्रॉफी के साथ 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला, जिससे कि वो तीनों माँ बेटी करोड़पति बन गए और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, मुस्कान अपनी माँ सरस्वती और पिता राकेश के साथ रहा करती थी। राकेश बहुत ही गुस्से वाले स्वभाव का इंसान था। उसे गुस्सा आने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता था। इसलिए मुस्कान ज्यादा समय अपनी माँ के साथ ही बिताया करती थी, लेकिन उसकी ये खुशी भी उसे छिन जाती है जब उसे फोन पर ये पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें उसकी मृत्यु हो गई है। इससे मुस्कान पूरी तरीके से टूट जाती है और हमेशा अपनी माँ को ही याद करती रहती है। सरस्वती के मरने के 1 महीने बाद ही राकेश एक मिताली नाम की औरत से शादी कर लेता है। देखो मिताली, मुस्कान अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और वो माँ के बिना नहीं रह सकती थी। इसलिए मैं तुम्हें इस घर में लाया हूँ ताकि तुम उसकी माँ बनकर उसका ध्यान रख सको। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुस्कान बहुत प्यारी बच्ची है। मैं उसका अपनी खुद की बच्ची की तरह ध्यान रखूंगी। अच्छी बात है। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इसके बाद मिताली मुस्कान से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। मुस्कान, देखो तुमसे मिलने कौन आई है, तुम्हारी नई माँ। यहाँ से चली जाइए। मैं जानती हूँ आप मेरी सौतेली माँ है, और सौतेली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वो अपने बच्चों को मारती है और उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अरे, ऐसा तुमसे किसने कहा? और हाँ, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी प्यारी छोटी माँ हूँ। अगर तुम मुझे माँ नहीं कह सकती तो तुम मुझे छोटी माँ बुला लेना। ये तो ठीक है ना, लिटिल प्रिंसेस। मुस्कान को मिताली की बातें अच्छी लगने लगती हैं। इसके बाद मिताली भी मुस्कान को अपनी दोस्त बनाने की कोशिश करती है और जल्द ही वो दोनों अच्छी दोस्त बन जाती है। छोटी माँ, आपको पता है मेरी माँ बहुत अच्छी कुक थी। उन्हें नूडल्स बहुत अच्छे बनाने आते थे। अगर तुम उनके हाथ के नूडल्स खाती ना, तो मेरी तरह तुम भी उनकी फैन हो जाती। अरे वाह, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ के नूडल्स की रेसिपी पता है? हाँ, मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है। उसमें सारी रेसिपी है। वैसे क्या तुम ट्राई करने वाली हो? हाँ, अगर तुम परमिशन दो तो। यस, परमिशन ग्रांटेड। इसके बाद दोनों माँ बेटी एक साथ रसोई में नूडल बनाने लगती है और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगती है। मुस्कान मिताली में अपनी माँ की छवि देखने लगती है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन मुस्कान अपनी अलमारी में से एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा निकालकर मिताली को देते हुए कहती है, छोटी माँ, तुम्हें पता है ये मेरी माँ का फेवरेट लहंगा हुआ करता था। एक बार तुम इस लहंगे को ट्राई करो ना। ठीक है। इसके बाद मिताली वो लहंगा ट्राई करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। वो लहंगे को पहन लेती है। तभी राकेश डोरबेल बजाता है। मिताली, दरवाजा खोलो मिताली। मिताली जल्दी जाती है और दरवाजा खोलती है, परंतु राकेश को वो कहीं दिखाई नहीं देती। अरे, दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? और यहाँ कोई है क्यों नहीं? अरे, मैं यहाँ हूँ तो। मिताली, मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज आ रही है। तुम कहाँ हो?
यही हूँ। राकेश कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दरवाजे के बाहर एक लड़की खड़ी होकर राकेश को आवाज लगाने लगती है। राकेश, राकेश, आर यू देयर? उस लड़की की आवाज सुनकर राकेश बाहर चला जाता है। आखिर माजरा क्या है? राकेश ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहे थे? इसके बाद में मिताली खुद को जाकर शीशे में देखती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि शीशे में उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। अरे, लगता है ये लहंगा जादुई है। इसे पहनती ही मैं गायब हो गई। मुझे ये सब मुस्कान को बताना होगा। इसके बाद मिताली सारी बात मुस्कान को बताती है। मुस्कान भी ये सुनकर हैरान रह जाती है। माँ ने भी ये लहंगा कई बार पहना है, पर ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ऐसा होने के पीछे जरूर कोई कारण होगा। तभी राकेश आ जाता है और मिताली को बुलाता है। तब तक मिताली लहंगा चेंज कर चुकी थी। ये क्या मिताली, थोड़ी देर पहले तुम ये क्या खेल खेल रही थी? अरे सॉरी, वो मैं बेड के नीचे सफाई कर रही थी, इसलिए। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफी बना कर लाओ। मिताली रसोई में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर एक दिन वो लड़की जो दरवाजे के पीछे खड़ी होकर राकेश को आवाज लगा रही थी, वो उनके घर आती है। राकेश मिताली को बुलाकर कहता है, देखो मिताली, ये मेरी बिजनेस पार्टनर मोना है और आज हम दोनों एक बहुत ही बड़ी डील के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए तुम नीचे मत आना और किसी और को भी आने मत देना। मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ठीक है। इसके बाद मिताली ऊपर मुस्कान के रूम में चली जाती है और उसे सारी बात बताती है। मुझे ये आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ के मरने से पहले भी ये घर में कई बार आई हैं, लेकिन ये बहुत अजीब है। पता नहीं आज पापा और ये क्या डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, उन दोनों को देखकर मुझे भी कुछ अजीब लग रहा था, पर हम पता कैसे करेंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं? अरे छोटी माँ, मेरी माँ का वो लहंगा है ना? अरे हाँ, ग्रेट आइडिया। वो लहंगा इस काम के लिए परफेक्ट है। इसके बाद मिताली मुस्कान की माँ का वो जादुई लहंगा पहन लेती है और उसे पहनती ही गायब हो जाती है। मुस्कान, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ? माँ, मुझे सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। आप आखिर हो कहाँ? मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने ही हूँ। इसका मतलब ये लहंगा काम कर रहा है। इसके बाद मिताली उस रूम में चली जाती है जहाँ राकेश और मोना आपस में बातें कर रहे थे। राकेश, मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा? मैं बता रही हूँ, मुझसे और अब इंतजार नहीं होता। तुम चिंता क्यों करती हो डार्लिंग? तुम तो जानती ही हो, हम दोनों ने सरस्वती का मर्डर प्रॉपर्टी के लिए किया था, पर उस सरस्वती ने सारी प्रॉपर्टी मुस्कान के नाम कर रखी है। अब जब तक मैं मुस्कान को नहीं मारूंगा, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं होगी। इसलिए तो मैंने उस मिताली से शादी की है। मुस्कान को जान से मारूंगा और सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा, क्योंकि सौतेली माँ को तो हर कोई जानता है। राकेश, जो भी करना है जल्दी करो। मुझे तुमसे जल्द से जल्द शादी करनी है। हाँ मेरी जान, हम जल्दी शादी करेंगे। बस इस मुस्कान का किस्सा खत्म करूं, फिर हम एक साथ होंगे। ये सब सुनकर तो मिताली के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता ये सारी बात। आखिर वो मुस्कान को बताए कैसे? पर वो हिम्मत करके मुस्कान को ये सारी बात बताती है। ये सब सुनकर मुस्कान का दिल टूट जाता है कि उसके पिता ने ही उसके साथ ये सब किया। हाँ, पहले भी पापा मेरी माँ को मारते थे, पर माँ ने कभी मुझे पता नहीं लगने दिया। मुझे मेरी माँ को इंसाफ दिलाना होगा। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे जोश में होश खोने से फायदा नहीं होगा। हमें इन दोनों को सलाखों के पीछे करने के लिए एक प्लान की जरूरत होगी। कैसा प्लान छोटी माँ? मेरी बात सुनो। हम दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहाँ जाकर तुम पुलिस को कहना कि तुमने अपनी माँ का मर्डर होते हुए देखा है। इसके बाद मुस्कान और मिताली पुलिस स्टेशन जाते हैं और मिताली के कहे अनुसार मुस्कान पुलिस को बताती है कि उसने अपनी माँ का मर्डर अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है और उनका मर्डर उसके पिता और उसकी बिजनेस पार्टनर मोना ने ही किया है। जिसके बाद पुलिस बिना देर लगाए राकेश के घर पर आ जाती है और राकेश और मोना को गिरफ्तार करने लगती है। आप लोग हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? हमने क्या किया है? आपने अपनी पहली पत्नी सरस्वती जी का खून किया है
और उनका खून करते हुए आपको आपकी बेटी ने देख लिया था। अरे ये झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैंने ट्रक से सरस्वती की गाड़ी को टक्कर मारी थी तब तो ये घर पर थी, तो ये सब कैसे देख सकती है? देख ले इंस्पेक्टर साहब, आपने इन्होंने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। इन लोगों को ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। राकेश अपने जाल में खुद फंस जाता है। इसके बाद पुलिस राकेश और मोना को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें उनकी किए की सजा देती है। यहाँ मुस्कान अपनी छोटी माँ का धन्यवाद करती है और अपनी छोटी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। काली और गोरी बहू में भेदभाव। कामिनी अपने दोनों बेटों की कुंडली पंडित जी के पास लेकर जाती है और उन्हें दिखाते हुए कहती है, पंडित जी, ये मेरे छोटे बेटे और बड़े बेटे की कुंडली है। आप मेरे दोनों बेटों के लिए अच्छी, संस्कारी, सुशील और खूबसूरत गोरी लड़की ढूंढ कर बताना। ऐसी एक लड़की मेरे नजर में है जो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है, जिसकी फोटो भी है मेरे पास। अरे पंडित जी, अगर आपके पास लड़की है तो दिखाने में कतराते क्यों हो? लड़की की फोटो देखते ही कामिनी को बहुत पसंद आ जाती है। अरे पंडित जी, इतनी सुंदर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप देरी मत कीजिए और रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। मैं अपने पति परमेश्वर से इसके बारे में जिक्र कर लेती हूँ। ऐसा कहकर कामिनी अपने घर पर आती है और अपने पति को लड़की का फोटो दिखाते हुए कहती है, ये देखिए जी, कितनी सुंदर लड़की दिखाई है पंडित जी ने हमारे बेटे के लिए। मैं तो कहती हूँ हमारे दोनों बेटों के लिए ऐसी ही सुंदर और सुशील लड़की ढूंढना। एक तो मिल गई है, एक और ढूंढनी बाकी है। देखो कामिनी, तुम चाहे जितनी भी लड़की ढूंढ कर ले आओ, लेकिन मेरी पसंद में एक ही लड़की है जिसकी शादी मैं अपने बेटे कमल से करवाना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि आप किसकी बात कर रहे हो। आप वही टीचर दोस्त नरेंद्र की बेटी की बात कर रहे हो ना? अरे आपको पता है ना वो कितनी काली और सावरी है। उसकी जोड़ी हमारे बेटे के साथ अच्छी नहीं लगेगी। तभी वहाँ मोना आ जाती है। पिताजी, माँ बिल्कुल सही कह रही है, आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। उस काली कलूटी की जोड़ी हमारे भैया कमल के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मैंने अपने दोस्त को जबान दी है और मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। अब इस घर की बड़ी बहू तो वही बनेगी। ऐसा कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कामिनी और मोना दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगर तेरे पिताजी की जुबान है कि वो काली लड़की इस घर की बहू बनेगी, तो मेरी भी जुबान है। मैं उस लड़की का इस घर में जीना हराम कर दूंगी। और मैं भी कम नहीं हूँ माँ, मैं भी उसको इस घर में जीने नहीं दूंगी। वो दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं तो वही दूसरी तरफ किशोर अपने दोस्त नरेंद्र के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है, मेरे भाई, मेरे मित्र, आज मेरा वादा पूरा करने का समय आ गया है। मैं अपने बड़े बेटे कमल का रिश्ता तेरी बेटी तुलसी के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन किशोर, हम तेरी रिश्तेदारी के मुकाबले नहीं हैं। हम कहाँ और तू कहाँ। एक दोस्त होकर तुझे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तू मेरा दोस्त है, कभी अपने आप को मुझसे कम मत समझना, ठीक है? ऐसा कहकर किशोर नरेंद्र को गले से लगा लेता है, जिसके बाद एक तरफ कामिनी अपने पसंद की लड़की चांदनी का रिश्ता अपने छोटे बेटे रोहित से कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ किशोर अपनी पसंद की लड़की का रिश्ता अपने बड़े बेटे कमल के साथ कर देता है। कुछ दिनों में दोनों की शादियों की रस्म शुरू हो जाती है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन कमल और रोहित अपनी अपनी पत्नियों को शादी करके अपने घर ले आते हैं। गृह प्रवेश करने के समय कामिनी केवल चांदनी का ही गृह प्रवेश करती है। अरे आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी खूबसूरती ने इस घर को 4 चांद लगा दिए हैं। तुम भूल रही हो कि घर में एक नहीं बल्कि 2 बहुआई हैं और तुम्हें दोनों का ही सम्मान एक बराबर करना होगा। कामिनी मन मारकर तुलसी का भी गृह प्रवेश करती है। ये देखकर तुलसी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। अरे चांदनी बेटा, मुझे पता है शादी के चलते तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। कामिनी चांदनी को उसके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद किशोर तुलसी से कहता है, जाओ बेटा तुलसी, तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाओ।
अजी, आपको बड़ी जल्दी हो रही है इसे इसके कमरे में भेजने की। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या घर में कितने सारे काम ऐसे ही पड़े हैं? कामिनी ऐसा कहकर तुलसी को अपने साथ रसोई में ले जाती है और कहती है, ये सारे बर्तन धो लो, क्योंकि कल तुम्हारी पहली रसोई है तो रसोई का साफ होना बहुत जरूरी है। कामिनी ऐसा कहकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद बेचारी तुलसी पूरी रात भर बैठकर रसोई में बर्तन धोने लगती है और रसोई की अच्छे से साफ सफाई भी कर देती है। आधी रात के समय में बहुत ज्यादा वह थक जाती हैं और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अगले दिन तुलसी और चांदनी की रसोई की पहली रस्म होती है। अरे चांदनी भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई? आज आपकी रसोई की पहली रस्म है, जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। हे भगवान जी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता? लेकिन भाभी, रस्म करना तो जरूरी है। आप तैयार होकर नीचे आ जाइए, बाकी की सारी बातें माँ संभाल लेगी। मोना के जाने के बाद चांदनी खुद से कहती है, ओहो, ये डिफिकल्ट फैमिली तो मुझसे संभाली ही नहीं जा रही और पता नहीं मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा इस घर में रहकर। चांदनी मुंह बनाकर नीचे आ जाती है, जहाँ कामिनी ने तुलसी को रोक रखा था। अरे मेरी प्यारी बहू, आखिरकार तुम आ ही गई। देखो, तुम्हारी रसोई की पहली रस्म है। तुम्हें मीठे में कुछ अच्छा बनाना है। जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा बनाना आता हो वो तुम बना सकती हो। अब क्या ये बात मुझे बार बार तुम सभी को बतानी पड़ेगी? अरे तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर तुम सब चाहते हो कि मैं कुछ बनाऊं तो मैं बना कर लाती हूँ। चांदनी का ये जवाब सुनते ही कामिनी की बोलती बंद हो जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद चांदनी रसोई से मैगी बना कर लाती है। अरे भाभी, ये क्या? आपने तो केवल थोड़ी सी मैगी ही बनाई है। हाँ हाँ, अपनी शक्ल यहाँ से लेकर दफा हो जाओ, कहीं तुम्हारी नीयत मेरी मैगी पर ना पड़ जाए। सुबह से कुछ भी नाश्ते में नहीं बनाया है, तुम लोगों ने भूखा मार दिया है मुझे इस घर के अंदर। चांदनी ऐसा कहकर अपनी मैगी की प्लेट अपने कमरे में ले जाती है और वहाँ बैठकर आराम से खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ तुलसी रसोई में जाती है और एक बहुत स्वादिष्ट खीर बना कर लाती है और सबको परोसती है। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए खीर बना कर लाई हूँ। किशोर खीर खाते हुए तुलसी से कहता है, अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खीर बनाई है तुमने बहू। ऐसी खीर तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। वैसे तुम्हारी सास को ये खीर खानी चाहिए, क्योंकि ऐसी खीर तो तुम्हारी सास को बनानी भी नहीं आती। अरे वाह, खीर तो सच में अच्छी बनी है। कामिनी भी खीर खाती है, लेकिन वो बिना तारीफ किए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चांदनी का बर्ताव घर में किसी को भी पसंद नहीं आता, क्योंकि चांदनी सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और अपनी कोई भी चीज किसी को भी नहीं दिखाती। एक दिन कामिनी चिल्लाते हुए अपने कमरे से आती है। अरे कमल, रोहित, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम किशोर जी? जल्दी से यहाँ पर आओ। घर के सभी सदस्य कामिनी के पास आ जाते हैं। मेरी अलमारी में से सारे गहने चोरी हो गए हैं और कहीं मिल नहीं रहे। मुझे यकीन है इस काली कलूटी ने ही सारे गहने चुराए होंगे। माँ जी, आप इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकती हो? मैं जानता हूँ तुलसी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी वहाँ मोना आती है और कहती है, माँ, आधी रात के समय मैंने चांदनी भाभी को एक बैग घर से बाहर ले जाते हुए देखा था और देखो, आज चांदनी भाभी घर पर भी नहीं है। शायद उन्होंने ही घर में चोरी की है। ये सुनते ही कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सही कहती हो बेटी, आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। मैंने केवल चांदनी का रंग रूप ही देखा था। मैंने कभी उसके बारे में ये तक नहीं पता लगाया कि वो किस तरह की लड़की है, और ऊपर से मैंने तुलसी बहू को बहुत कुछ सुनाया। तुलसी बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं माँ जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी माँ जैसी हो। तुलसी की ये बात सुनकर कामिनी उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद कभी भी कामिनी गोरे और काले में भेदभाव नहीं करती और हंसी खुशी रहने लगती है।